नमस्कार बच्चों, आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2025 को जो कंडक्ट हुआ था जीएनवी क्लास 6 का पेपर, उसके सारे सॉल्यूशंस कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैथ पार्ट पर चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 10:45 पर चलती है और तथा जयपुर शाम 3:30 पहुंचती है। तो यात्रा का समय कितना है? अब सपोज कीजिए कि 3:30 पर वापस पहुंच रही है। 3:30 का मतलब हो गया, अगर मैं 12 घंटे इसमें ऐड कर दूं तो हमारा हो जाएगा, मतलब 15 बज के जो रेलगाड़ी का जो समय होता है वो कितना हो गया, 15 घंटे 30 बजे पहुंच रही है वो। अब वो सुबह कितने बजे चल रही थी? 10:45 पर। अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 30 है और यहाँ नीचे 45 है। तो अगर मैं यहाँ से कैरी लेता हूँ 1 आवर की, तो यहाँ पर तुम्हारा 60 मिनट कैरी जाएगी। टोटल यहाँ पर 90 हो जाएगा। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो जो कि 45 बचता है। यहाँ पर 14 में से, यहाँ 14 बचेगा। 14 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो बच्चों 4 बचेगा। तो अगर मैं टोटल समय बोलूँ 4 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक डिब्बे में 500 अंडे थे। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो अगर एक डिब्बे में अगर 500 अंडे थे, जिसमें से 3/25 भाग, अगर मैं 3/25 भाग निकालता हूँ, जो कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, उसका भाग टूटा हुआ निकला। तो ये पोर्शन जो है टूटा निकला, अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसमें 20 टर्म्स जाएगा तो 500 में से 60 अंडे जो है टूटे हुए निकले, तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। कुल का 1/5 भाग, इसका मतलब हो गया 100 जो अंडे हैं उन्हें मेहमानों के लिए रखना है। तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या कितनी होगी? टोटल अंडे हमारे पास कितने थे? 500 हैं, जिसमें से 60 जो है टूटे हुए निकले और 100 जो है हमने मेहमानों के लिए रख दिया। अगर 500 में से 60 को माइनस कर देता हूँ और 100 को माइनस कर देता हूँ, जो कि आ जाएगा 340 अंडे, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग लाइन बाई लाइन चलते चलिए और उसको सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी। अब खरीदने का मतलब क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हो गई सीपी इक्वल टू उसने 200 रुपए दिया हुआ है और उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 40 रुपए। तो दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी कितनी होती है? एसपी क्या होता है भाई? अगर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से एसपी कितना हो गया? प्रॉफिट प्लस सीपी। सीपी को ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो प्रॉफिट जो कि 40 है और सीपी जो है 200 है, तो आंसर कितना होगा? एसपी 240 रुपीज। तो 200 रुपये की घड़ी को अगर वो 240 रुपये में बेचता है तो 40 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। तो जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक फल विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे। 1500 रुपये के सेब खरीद लिए तथा उसने अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। तो 100 रुपये या तो किराए में खर्च करेगा या किसी में भी खर्च करेगा या पैकिंग में खर्च करे, साफ सफाई में खर्च करे, तो उसे जो सेब पड़े वो कितने में पड़े? टोटल सेल जो पड़े उसे सेब वो 1600 रुपये में पड़े। तो सेबों की जो क्रय मूल्य हो गया वो सीपी जो होगी वो 1600 रुपये हो गई। अब उसने क्या किया, इन सेबों को 2236 रुपये में बेच दिया। अब सिंपल सी बात है, सीपी कम है, एसपी ज़्यादा, तो लाभ ही होगा। और प्रॉफिट का हर बच्चा फॉर्मूला जानता है, एसपी में से सीपी को माइनस करने पर प्रॉफिट आता है।
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करने पर प्रॉफिट या लाभ मिल जाता है। तो 2236 माइनस 1600, माइनस करता हूँ 6 में से 0 माइनस गया तो 6, 3 में से 0 माइनस गया तो 3, 2 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा, तो जो कि 12 में से 6 माइनस किया 6 और 0, तो 636 रुपये जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सिंपल एक कैलकुलेशन दिया, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है 58394, इसमें से सबसे पहले 86 माइनस करना है। तो 86 माइनस करने पर क्या आ जाता है हमारा, 1 कैरी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस करना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 358। इसमें से भी माइनस करना हमें 86 द्वारा से माइनस करना है, 8 में से 6 माइनस जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे कैरी लेनी पड़ेगी, 10 में से 8 माइनस जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 22258। अब इक्वल टू में इसके क्या दिया हुआ है, डैश मल्टीप्लाई बाई 86, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 86 तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सपोज करो इसकी वैल्यू x कंसिडर कर ली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 58222 अपॉन 86। देखो बच्चे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अब इसको कट करके देख लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 29111 अपॉन 43 आ जाएगा। 43 किसी से कट नहीं होगा तो 43 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं 43 का डिवाइड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्पेस खाली है, तो 43 का डिवाइड कर लेता हूँ मैं 29111। तो देखिए बच्चों, देखो ऑप्शन में सारे जो है 6 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम 6 टाइम्स ही दे लेते हैं क्योंकि आंसर वही आना है। तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 5। माइनस कर लेते हैं, 11 में से 8 माइनस किया तो 3 बचेगा, और 8 में से 5 माइनस करने पर तो 3 बचेगा। हमें 1 हमने ले लिया, नीचे रख लिया हमने। अब 43 7 जा कितने होते हैं हमारे, 43 7 जा अगर हमारे, मैं साइड कैलकुलेट करके देखूँ डिवाइड करने, जिससे क्या होगा 7 3 जा 1 मिनट बच्चों, हाँ 7 3 जा आपका 21 हो गया, 2 टाइम्स आएगा, 7 4 जा 7 4 जा आपका हो गया 28 और 30 हो गया, तो ये बिल्कुल सही है, 7 टाइम्स आएगा ये, जो कि 331 के पास है, 330 बना गया, 03 और नीचे 1 और लिख लिया हमने ये वाला, क्योंकि सेम 7 टाइम्स चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो 677, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया हुआ 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, और दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या है जिसमें कोई बच्चा नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बच्चा, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 20 परिवारों में एक बच्चा है, 30 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 35 परिवारों में 3 बच्चे हैं, और 5 परिवारों में 4 बच्चे। यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं जैसे, ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं कितने परिवारों में बच्चे दिए हुए हैं, क्योंकि 20 और 30 50 50 और 40 90 परिवारों में बच्चे दिए हुए हैं। टोटल परिवार हमारे पास कितने 115 दिए हुए हैं, जिसमें से 90 परिवारों में बच्चे दिए हुए हैं, तो रिमेनिंग जो है इन परिवारों में बच्चे नहीं है, तो आपका आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। देखो आयत बच्चों बेटा ये होता है, तो इसका बोला आयत क्या है कि चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो जिसके अंतः कोणों का योग 360 होता है, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, कोई भी हो, इन कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग 360 ही होता है। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है
बहुत ही सिंपल, बड़ा इस बार पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल आया हुआ है। संपूर्ण कोण की जो वैल्यू होती है वो 360 होती है, जो कि संपूर्ण कोण इसे कहते हैं हम, ठीक। सॉरी यहाँ तक नहीं, एक मिनट रुकिएगा, रफ इरेज। संपूर्ण कोण इसे कहते हैं। और अगर मैं समकोण में ऑप्शन दिया हुआ है, एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और 360 में इसका मतलब क्या हो गया, 90 इंटू 4, क्योंकि 4 समकोण आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस बार तो बच्चे 99 98 बच्चे 98 99 नंबर लाने वाले हैं। हो सकता है काफ़ी बच्चों के 100 भी आए इसमें, तो इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक पंचभुज इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर। पंचभुज में जैसे हम जानते हैं कि 5 भुजा होती है, तो मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे। देखो, जिसमें परिमाप दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, उनकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योग 63 है, तो 5 ही भुजा की लंबाई। सपोज करो 1 2 3 और 4, इन चारों भुजाओं की जो लंबाइयों का योग है वो 63 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है कि सारी भुजाओं का योग, और सारी भुजाओं का योग दिया हुआ है आपको 80 सेंटीमीटर माइनस 63, क्योंकि 4 भुजाओं का योग है 17 सेंटीमीटर, जो कि 5वीं भुजा आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा समझदारी वाला खेल है। इसमें 0.2 और 0.03 का गुणनफल करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर सकते हैं, 6 हो जाएगा आराम से। बट यहाँ पर डेसिमल में करना क्या है कि जितने नंबर से पहले नंबर डेसिमल का जितने नंबर होते हैं उतने ही आंसर में डेसिमल के बाद उतने नंबर होने चाहिए। तो सपोज करो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हो जाएंगे, तो हमें 0 लगाने पड़ेंगे 6 से पहले, तब हम डेसिमल आएगा, तो 0.006 आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो 64 के गुणनफल कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जो कि 32 टाइम्स आएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 2 1 जा 2, 1 कैरी, और 12 हो गया, 12 में 6 टाइम डिवाइड जाएगा। 2 का 2 8 जा 16, 2 में डिवाइड कर 2 का डिवाइड करते हैं 4 में, 4 टाइम्स जाएगा, 8 में 4 टाइम्स जाएगा। 2 का 4 में डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स जाएगा। 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये सारे गुणनखंड हो गए 2। अब गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है, लेकिन बट बच्चों ये तो क्या हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। बट गुणनखंड तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, और 64 खुद हो सकता है। बट यहाँ पर तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो अभाज्य गुणनखंड करना एक अलग चीज है। बट ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उस नंबर से जिसके गुणनखंड है उसमें डिवाइड चला जाए। सपोज करो ये नंबर जो मैंने लिखी है, ये नंबर गुणनखंड क्यों है, क्योंकि इन सारी नंबर से 64 में डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब 64 जो है डिविजिबल है इन सारे नंबर से। इन सब का सम करता हूँ मैं, तो 64 32, जो कि आपका 96 हो गया। 96 2 और 4 6 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, 14 और 30 16 30 हो गया। अगर मैं 30 और 96 ऐड करता हूँ तो 126 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो कि हम एचसीएफ बोलते हैं, जिसे मासापा बोलते हैं। तो 20 और 30 का अगर मासापा निकालता हूँ मैं, तो सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का डिवाइड कर दिया 20 में तो 10 टाइम जाएगा, 2 का डिवाइड 10 में करते हैं 5 टाइम जाएगा, 5 में करते हैं 1 टाइम। सेम 30 के करते हैं तो 2 का डिवाइड 30 में करते हैं अपन, तो 15 जाएगा।
3 का डिवाइड 15 में करते हैं 5 टाइम्स आएगा, 5 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 1 टाइम्स आ जाएगा। देखो बच्चों 20 के जो फैक्टर है हमारे 2 × 2 × 5 है, और यहाँ पर जो है बच्चों 2 × 3 × 5 है। तो दोनों में कॉमन कौन से हैं, एक तो 2 है और यहाँ पे 5 है, तो सार गुणनखंड जो होगा बच्चों 2 × 5 10 आंसर आ जाएगा। सार गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा सबसे बड़ी नंबर जिससे जो दोनों दी हुई नंबर है 20 और 30 उसमें डिवाइड चला जाए। तो 10 एक ऐसी संख्या है जो कि सार गुणनखंड मासापा होगा जिससे 20 और 30 दोनों में ही डिवाइड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं इस बार। ये इसमें डेसिमल का एडिशन करना है, तो 6.082 ये हमेशा बताता आ रहा हूँ मैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो और उसकी सारी वैल्यूज को एक एक नीचे एक रख दो। अब 608.2 अब आ रहा है 0.6082, तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 जो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 की 11 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और 6 आ जाएगा। तो 675.7102 यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। नहीं मेरी गलती है बच्चों, इसमें मैंने क्या है सारे सम कर लिए, जबकि लास्ट वाला माइनस होगा, तो मैं रफ कर देता हूँ इसको, दोबारा से कराऊंगा आपको। दोबारा से करा देता हूँ। पहले 3 जो नंबर दिए हुए उनको सम कर लेता हूँ। 6.082, 60.82 और 608.2 ऐड करता हूँ, 2 आ जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 7 और 8 15 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल लगेगा, इसमें से माइनस करना है 0.6082, लास्ट में 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कैरी ले लेते हैं, 10 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करने पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पर जो कैरी लेंगे अपन तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करने पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 0 माइनस करने पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक कैरी यहाँ से ले लेंगे अपन, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 6 माइनस करने पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 6 7। तो आंसर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जो कि 14 है। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 11 के बीच बच्चों 2 3 5 7। अगर बीच में बात कर रहा है मध्य का मतलब बीच में बिल्कुल नहीं, तो हम 11 को भी काउंट करते, 1 से लेकर 11 तक बोलता, तो 2 3 5 7 4 ही अभाज्य संख्या जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 999 और 9999 का गुणनफल है। तो बच्चों ये गुणनफल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 49 है, ये मल्टीप्लाई करना हमारा 999 में, जो कि बहुत प्रॉब्लम का विषय। हम एक काम करते हैं इसमें, तो 9999 लिखा है हमने इनटू, इसको हम क्या कर सकते हैं 1000 - 1 ये लिख सकते हैं। तो जी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें अगर इसमें मल्टीप्लाई करें हम तो क्या आ जाएगा 9999000 - 9999। अगर इसमें हम माइनस करते हैं इसको, तो 10 में से यहाँ से कैरी आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1 बचेगा,
यहाँ पे 9 में से 9 गए तो 0 बचेगा। यहाँ पर फिर एक कैरी ले ली हमने, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। यहाँ पे 8 हो गया, एक कैरी यहाँ से ले ली तो हमने यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पे 99। तो 9 9 8 9 12 माइनस करके देख लेते हैं। 10 में से 9 माइनस करने पर 1 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ से जब 0 है, यहाँ से भी कैरी ली होगी तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो 9 से भी 0 बचेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कोई भी बच्चों डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो बताइएगा। 0.238 का भिन्न रूप बताना है। अगर मैं डेसिमल उठाता हूँ डिनोमिनेटर में 1 2 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर दिए हुए हैं। 2 से डिवाइड करता हूँ मैं तो 1 टाइम्स 119 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो सकती, तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वही करेक्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू, ऐसे तो नहीं, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, पेन लेते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर को हम 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई अगर 10 सेंटीमीटर में करूँगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1/100 मीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10/100 मीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10/100 मीटर, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 हो गया मीटर स्क्वायर में, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.0001 हो गया मीटर स्क्वायर। नहीं 0.01, 2 नंबर चाहिए ना, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए 0 और 1, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए इस बार, कोई ऐसा नहीं है बहुत सोचना पड़ रहा है हमें। ये क्वेश्चन लास्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में आया था, जो कि 18 जनवरी को पेपर हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 999/1000 है, इसका दशमलव रूप चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 3 नंबर ही आ जाएंगे, तो 0.999, और मैं यहाँ से डेसिमल उठाता हूँ तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये फिर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 करेंगे अपन, जो कि जस्ट अभी क्वेश्चन किया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आ जाएंगे, जो कि 0 और 1 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम 0.1 में करते हैं तो आंसर होगा हमारा 1 1 जब 1 अगेन, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर आ जाएंगे, तो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2। यहाँ पर बॉडमास रूल का यूज करेंगे अपन। जैसे बॉडमास रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 हो जाएगा। जब हम डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई चेंज कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है अपोजिट हो जाती है, इंटू 2 प्लस 3/2। 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो गई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गई, तो बचेगा क्या 2 प्लस 3/2। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे, एलसीएम 2 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, जो कि 7/2 आंसर सही होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जेएनवी का क्लास 6 का पेपर जो 13 दिसंबर 2025 को हुआ था वो हमने सॉल्व कराया।
यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हमारी ये रही कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं सारे वो कैलकुलेशन बेस्ड आए हुए हैं, ना कि एक मेंटल एबिलिटी को टच करते हुए बहुत टफ क्वेश्चन दे दिए हों, बहुत ऐसा नहीं दिया है। बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखा हुआ है। अगर जिसने कैलकुलेशन सही की होगी तो उसके 20 के 20 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, उसके 20 में से 20 भी सही क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और काफ़ी बच्चे जो मेहनत करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आते हैं इतने।